सोचिए, कोई ऐसी चीज जो इतनी खूबसूरत हो कि वो हमेशा के लिए आपके जहन में बस जाए। एक ऐसी याद, एक ऐसा एहसास जो बुरे से बुरे वक्त में भी आपके लिए एक रोशनी का काम करे। और करीब 200 साल पहले एक नौजवान कवि ने इसी एक ख्याल पर एक पूरी कविता लिख दी थी। हाँ, और वो ख्याल आज भी उतना ही ताकतवर है। हम बात कर रहे हैं जॉन कीट्स की मशहूर कविता अ सिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर की। बिल्कुल। और आज की हमारी ये खास चर्चा इसी कविता पर है। दरअसल हमारे एक लिसनर ने खास तौर पर कहा है कि ये उनके 10वीं के सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, और उन्हें इससे हर एंगल से समझना है, खासकर महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो आज हमारा मिशन है इस कविता की परतों को खोलना। सिर्फ समझना नहीं बल्कि महसूस करना। एग्जैक्टली। और हाँ, परीक्षा में पूरे नंबर लाने के नुस्खे भी ढूंढना। तो चलिए जॉन कीट्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि सुंदरता का ये खजाना हमारे लिए क्या मायने रखता है। शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कविता लिखने वाला इंसान कौन था। जॉन कीट्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है जुनून, दुख और बहुत कम वक्त। कीट्स अंग्रेजी के सबसे बड़े रोमांटिक कवियों में से एक थे, पर उनकी कहानी बहुत दुखद है। वो एक डॉक्टर, एक सर्जन बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा से कविता में था और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे। उनके भाई की मौत? हाँ, उनके भाई की मौत ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी से हुई और उन्हें पता था कि वही बीमारी धीरे धीरे उन्हें भी खत्म कर रही है। और उनकी उम्र भी तो बहुत कम थी जब उनकी मौत हुई, शायद 25 साल। सिर्फ 25 साल, और इसी छोटी सी जिंदगी में बीमारी और दुख से लड़ते हुए उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की कुछ सबसे अमर कविताएं लिखी। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कीट्स हमेशा रहने वाली खुशी या जॉय फॉर एवर की बात करते हैं तो वो कोई हवाई बात नहीं कर रहे। सही बात है। वो एक ऐसे इंसान हैं जिनकी अपनी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थी, तो उनके लिए सुंदरता एक दवा की तरह थी, एक सहारा थी। ये तो कविता को एक बिल्कुल नया नजरिया देता है ना। मतलब ये कविता उनके निजी दर्द से निकली हुई एक उम्मीद की किरण है। बिल्कुल। और कविता की पहली ही लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, जो इसका टाइटल भी बन गई। तो क्या यही कविता का सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय विचार है? हाँ, यही इस कविता की आत्मा है। कीट्स कह रहे हैं कि असली सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, वो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि हमारे दिमाग में और गहरी होती जाती है, उसकी कीमत और बढ़ती जाती है। अच्छा। वो कहते हैं कि ये सुंदरता हमारे लिए एक बावर यानी पेड़ों की ठंडी छांव जैसी है, जहां हम दुनिया की परेशानियों से बचकर सुकून पा सकते हैं। एग्जैक्टली। ये हमें अच्छी नींद, मीठे सपने और अच्छा स्वास्थ्य देती है। तो मतलब सुंदर चीजें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो हमारी आत्मा का पोषण करती हैं। बहुत खूब। अब उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे सोर्स में दिया गया है और जिसे हमारे लिसनर को विस्तार से समझना है। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। जरूर। Nor do we merely feel these essences for one short hour. No, even as the trees that whisper round a temple become soon dear as the temple self, so does the moon, the passion, poesy, glories infinite, haunt us till they become a cheering light unto our souls and bound to us so fast that whether there be shine or gloom overcast, they always must be with us or we die. ये 9 पंक्तियां कविता के दिल तक ले जाती हैं। चलिए इन्हें टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। पहली लाइन है, नॉर डू वी मियरली फील दीज एसेंसेस फॉर वन शॉर्ट आवर। नो, यहाँ एसेंसेस शब्द बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ चीजें नहीं है ना, कुछ ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। एसेंसेस का मतलब है किसी चीज का सार, उसकी आत्मा, उसका असली रूप। तो कीट्स कह रहे हैं कि हम सुंदर चीजों के इस सार को सिर्फ 1 घंटे या कुछ पलों के लिए महसूस नहीं करते। मतलब ये कोई फिल्म देखने या गाना सुनने जैसा नहीं है कि खत्म हुआ और असर भी खत्म। सही पकड़ा। ये एहसास हमारे अंदर ठहर जाता है। और इस बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। Even as the trees that whisper round a temple become soon dearest as the temple's self. मुझे लाइन बहुत पसंद है, पेड़ों का फुसफुसाना, whispering trees। ये एक बेहद खूबसूरत इमेज है ना। सोचिए, आप किसी पुराने मंदिर में जाती हैं। शुरू में आपका ध्यान शायद मूर्तियों पर हो, मंदिर की वास्तुकला पर हो, लेकिन आप जितनी बार वहां जाती हैं, धीरे धीरे मंदिर के चारों ओर जो शांत पेड़ हैं, उनकी छांव, हवा से हिलती पत्तियों की आवाज, वो भी उस जगह की पवित्रता का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, सही बात है।
एक समय आता है जब वो पेड़ आपको उतने ही प्यारे और जरूरी लगने लगते हैं जितना कि खुद मंदिर। और यहाँ उन्होंने पेड़ों को फुसफुसाते हुए दिखाया है, जैसे वो जिंदा हों और आपस में बातें कर रहे हों। ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है? मुझे लगता है परीक्षा के लिए ये जानना जरूरी होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब हम किसी बेजान चीज को इंसानी गुण देते हैं तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन, राइट। यहाँ ट्रीज दैट विस्पर इसका एक शानदार उदाहरण है। और कीट्स ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोमांटिक कवियों के लिए प्रकृति सिर्फ पहाड़, नदी, पेड़ नहीं थी, वो एक जिंदा शक्ति थी जिसकी अपनी आत्मा थी। अच्छा, तो पेड़ों का फुसफुसाना सिर्फ एक अलंकार नहीं बल्कि प्रकृति को सम्मान देने का एक तरीका है। वाह। तो जैसे पेड़ मंदिर की आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं, कीट्स कह रहे हैं कि वैसे ही दूसरी सुंदर चीजें हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। एग्जैक्टली। अगली पंक्तियां यही कहती हैं, सो डज द मून द पैशन पोएजी ग्लोरीज इन्फिनिट। कीट्स अपनी तुलना को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक उसी तरह चांद की खूबसूरती, कविता लिखने या पढ़ने का जुनून, पैशन पोएजी और इस दुनिया की अनगिनत शानदार चीजें वो भी हमारे अंदर बस जाती हैं। अगली लाइन में एक शब्द है जो मुझे थोड़ा चौंकाता है, हॉन्ट अस टिल दे बिकम अ चीयरिंग लाइट। हॉन्ट का मतलब तो आमतौर पर भूत प्रेत के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ हॉन्ट का मतलब डराना नहीं है। इसका मतलब है किसी याद या ख्याल का बार बार आना, आपके जहन पर छा जाना, जैसे कोई धुन दिमाग में अटक जाती है। बिल्कुल। तो कीट्स कह रहे हैं कि सुंदरता की ये यादें हमारे दिमाग में बार बार आती रहती हैं, हमें हॉन्ट करती हैं, जब तक कि वो हमारी आत्मा के लिए एक चीयरिंग लाइट नहीं बन जाती। मतलब एक हौसला देने वाली, सुकून देने वाली रोशनी। हाँ, मतलब ये यादें हमारे अंदर एक स्थायी पावर सोर्स बन जाती हैं। अच्छा। और ये एक सीधा सीधा मेटाफोर है, यानी रूपक अलंकार। यहाँ सुंदर यादों की तुलना सीधे रोशनी से की गई है, बिना लाइक या एज का इस्तेमाल किए। तो ये एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच हो गया। बहुत महत्वपूर्ण। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है। कीट्स कह रहे हैं कि अंधेरे में, निराशा में ये यादें सचमुच एक रोशनी है। और ये रोशनी हमारे साथ कितनी मजबूती से जुड़ती है, ये अगली पंक्तियों से साफ होता है। एंड बाउंड टू अस सो फास्ट दैट वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम ओवरकास्ट, दे ऑलवेज मस्ट बी विद अस। यहाँ कीट्स उस रिश्ते की मजबूती बता रहे हैं। ये यादें हमारी आत्मा से इतनी कसकर बन जाती हैं, बाउंड सो फास्ट, कि फिर चाहे जिंदगी में शाइन यानी खुशी की धूप खिली हो या ग्लूम ओवरकास्ट यानी दुख के बादल छाए हों, हाँ, ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। इस लाइन में शाइन और ग्लूम का इस्तेमाल, ये दो उल्टे शब्द, इसका भी कोई खास नाम है क्या? हाँ, इसे एंटीथीसिस कहते हैं। एंटीथीसिस। जब दो विपरीत विचारों या शब्दों को एक साथ रखकर एक गहरा असर पैदा किया जाता है। यहाँ शाइन और ग्लूम सिर्फ रोशनी और अंधेरा नहीं है, ये जिंदगी के सुख और दुख के प्रतीक हैं। कीट्स कह रहे हैं कि सुंदरता हर मौसम की साथी है। और फिर आती है वो आखिरी सबसे नाटकीय लाइन, और वी डाई, या हम मर जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात लगती है। क्या वो सच में मरने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये शारीरिक मृत्यु नहीं है। ये एक और फिगर स्पीच है जिसे हाइपरबोली या अतिशोक्ति कहते हैं। हाइपरबोली, बढ़ा चढ़ाकर कहना। हाँ, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा नहीं है। कीट्स का मतलब है कि इन सुंदर यादों के बिना, इस रोशनी के बिना हमारा जीवन आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से मर जाएगा। हम सांस लेते हुए भी एक लाश की तरह होंगे, बिना किसी उम्मीद, प्रेरणा या खुशी के। ये एक तरह की आत्मिक मृत्यु है। तो अगर हम इन सारी डिवाइसेस को एक साथ देखें, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एंटीथीसिस, हाइपरबोली, और एक और थी जब उन्होंने पेड़ों की तुलना चांद और कविता से की थी। हाँ, वो सिमिली थी। इवन एज द ट्रीज सो डज द मून। राइट। जब एज या लाइक का इस्तेमाल करके दो अलग चीजों की तुलना की जाती है तो वो सिमिली होता है। कीट्स इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल करके अपनी बात में वजन डाल रहे हैं, उसे यादगार बना रहे हैं। और इस हिस्से की राइम स्कीम क्या है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत आसान है। आप हर लाइन के आखिरी शब्द को देखिए। एसेंसेस, ट्रीज, सून, मून, इन्फिनिट, लाइट, फास्ट, ओवरकास्ट, डाई। यहां हमें दो दो पंक्तियों के जोड़े मिलते हैं जो आपस में राइम करते हैं, जैसे सून और मून, फास्ट और ओवरकास्ट। इन्फिनिट और लाइट भी कुछ कुछ। हाँ, उसे एक नियर राइम या स्लैंट राइम कह सकते हैं। कविता का पैटर्न है ए बी ए बी। इसे राइमिंग कपलेट्स कहते हैं। राइमिंग कपलेट्स। हाँ,
हर दो पंक्तियां एक साथ राइम करती हैं, जो कविता को एक संगीत में प्रवाह देती है। परीक्षा में बस इतना लिखना होता है, द राइम स्कीम इज AAB एंड द पोएम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स। ठीक है, तो हमने कविता को लाइन दर लाइन समझ लिया, उसके अंदर छिपे अलंकारों को भी जान लिया। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर हमारे लिसनर को परीक्षा में इस कविता का एप्रिसिएशन लिखना है, तो उसे इन सारी जानकारियों को एक अच्छे जवाब में कैसे पिरोना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। एप्रिसिएशन लिखने का एक सेट फॉर्मेट होता है, और अगर उसे फॉलो किया जाए तो पूरे नंबर मिल सकते हैं। एक रेसिपी की तरह? हाँ बिल्कुल, एक रेसिपी की तरह समझिए। 5 मुख्य सामग्री हैं। ओके। 1. टाइटल यानी शीर्षक, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। 2. पोएट, कवि का नाम, जॉन कीट्स। ठीक है। 3. राइम स्कीम, द पोएम इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स एंड द राइम स्कीम इज ABAB। 4. फिगर ऑफ स्पीच, इसमें सारे लिखने हैं? नहीं, सारे अलंकारों की लिस्ट नहीं देनी है। कोई भी 1 या 2 जो आपको सबसे प्रभावशाली लगे उसका नाम लिखें और कविता से एक उदाहरण दें। जैसे मेटाफोर? हाँ, मेरा सुझाव है कि मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन को चुनें। जैसे द मेन फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, द मेमोरीज ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स आर कॉल्ड अ चीयरिंग लाइट फॉर आवर सोल्स। परफेक्ट। और 5वां पॉइंट? 5वां और सबसे जरूरी, थीम सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार। और आखिर में 2 से 3 लाइनों में कविता का सार लिखें। जैसे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट एंड इटर्नल जॉय। It provides us with peace, solace, and the strength to overcome the sorrows and challenges of life. It is essential for our spiritual well-being. ये तो बहुत ही साफ और सीधा तरीका है। इससे सारी जानकारी एक व्यवस्थित तरीके से पेश की जा सकती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? जॉन कीट्स हमें बता रहे हैं कि सुंदरता सिर्फ एक बाहरी चीज नहीं है जिसे हम देखते और भूल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ताकत है, एक ऊर्जा है जिसे हम अपने अंदर सहेज कर रख सकते हैं। ये हमारी आत्मा के लिए एक, कह सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन की तरह है। हाँ, जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव में हिम्मत देती है। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए AAB राइम स्कीम, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन जैसे अलंकार, और ये सेंट्रल आइडिया कि सुंदरता आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है, ये पॉइंट्स सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल उठता है जो परीक्षा के सिलेबस से बाहर हमारी जिंदगी से जुड़ा है। कीट्स ने ये कविता उस वक्त लिखी थी जब जिंदगी की रफ्तार धीमी थी। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारा ध्यान हर सेकंड हजारों चीजों में बटा हुआ है। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, भाग दौड़। एग्जैक्टली। सोचने वाली बात है। कीट्स हमें याद दिला रहे हैं कि हमें रुक कर अपने आसपास की सुंदरता को देखना और महसूस करना चाहिए। वो हमें एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। तो मैं हमारे लिसनर के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में वो कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी है जो आपके लिए चेयरिंग लाइट का काम करती है? क्या वो कोई पुराना गाना है, किसी पेंटिंग की तस्वीर है, सूर्यास्त का नजारा है, या किसी अपने की मुस्कुराहट? उसे पहचानिए, उसे सहेज कर रखिए, क्योंकि कीट्स के अनुसार अंत में वही चीज है जो हमें सच में जिंदा रखती है।